तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं टोक्यो का, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनाते हैं। देश के हमारे मित्रों के साथ मिलकर के आप जो हम लोग करने आए हैं, वर्षों पहले आकर के आप वही काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आपने अपनी धरती छोड़ करके जापान को अपनाया। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय राजदूत श्रीमान सीवी जार्ज साहब, SCS राजेश राजोरा जी, राघवेंद्र कुमार सिंह जी, रोहित गंगवाल जी, फ्रेंड्स ऑफ MP के संयोजक हैं। और इसी अवसर पर आप सब मध्य प्रदेश वंशी कुटुंबीजन, आप सबका, और भारतीय भी है ना, मध्य प्रदेश वाले कौन कौन है? और मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन है? तो हमारे यहाँ एक शब्द चलता है, उस शब्द का बड़ा मजा है, थोड़ा कठिन भी पड़ जाता कई लोगों का। एक होते सगे और एक होते संबंधी है ना। तो सगे और संबंधी में जो मजा है वो हमको एहसास होता है आप सबको देख करके, क्योंकि कोई भी विवाह प्रसंग, आनंद का अवसर जब तक सगे संबंधी नहीं आए तब तक पूरा होता है क्या? कभी नहीं होगा। और इस शब्दों की महत्ता जब अपन घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं तो और उसका मजा आता है। वो जड़ों से जुड़ करके उस तरफ देख करके जो सुख का एहसास होता है, उस एहसास का अंदर से अनुभूति होने का क्षण भी यही है। आप सबने, कोई ने 2 साल, कोई ने 10 साल, कोई ने 20 साल, कोई ने 40 साल पहले अपने अपने वतन से छोड़ करके हम यहाँ एक परिस्थिति, व्यवस्था, विकास की संभावना, क्षमता, योग्यता का न्याय, ऐसे कई कारण से हम यहाँ आए हैं। और एक अच्छी बात यह है, अभी मैं पत्रकारों को इंटरव्यू भी दे रहा था, तो ऐसे ही पूछते हैं कि भाई आप भारतवासियों के लिए क्या सोचते हो? वो संख्या उनकी बढ़ रही है तो वो कैसे, उनकी संभावना है। हमने कि भारतवासी जहां कहीं भी जाएंगे इनकी भूमिका सदैव एक जैसी रहेगी। जैसे दूध में शक्कर की भूमिका है, भारतवासी जहां भी रहेंगे उस भूमिका में रहते हैं, उनकी मिठास अपने आप आ जाती है, वो आनंद अपने आप मिलता है। ये किसी भी देश में रहे, कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे, इनके अपने रहन सहन व्यवस्थाओं में हमारा दर्शन छिपा हुआ है, और वो दर्शन इनको हमेशा उस अच्छाई से जोड़ता है जिसको हम अपने यहाँ कोई भी आयोजन करें, कोई कथा भागवत पूजन कराएं, तो 4 शब्दों में हमारे लिए वो शब्द में अपनी पूरी जीवन शैली आ जाती है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। और तो इतना उदार विचार किसके पास है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। और जैसे ही विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो हम अपने आप जहां जिस भी देश में है उसके साथ कल्याण की भावना से जुड़ जाते हैं। और ये कल्याण की भावना ही हमको सदैव हर परिस्थिति में, इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। वो कुछ बात है, वो क्या बात है? वो एकमात्र बात है, क्योंकि हम मानवता से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे लिए कई चुनौती आती, कई कठिनाई आती, लेकिन कठिनाई चुनौती किसको नहीं मिलती। लेकिन हमको मालूम है कि कोई उन कठिनाई चुनौती से पार हो न हो, लेकिन भरतवंशी तो पक्के में पार हो जाते, ये हमें भरोसा है। हर कठिनाई चुनौती के बाद भी अपने जीने के आधार पर, अपने इथिक्स के आधार पर, अपनी ललक के बलबूते पर। और अब का समय तो और आनंद का, जब नरेंद्र मोदी जी का समय है, तो ये हमारे लिए अपनी उपस्थिति एक अलग प्रकार से दिखाई देती है। ये भी आप देखो, कभी तुलना करो 2 तरह से।
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10 साल में देश कितना बदल गया। 10-11 साल पहले, आप में से भी कई लोग 10-11 साल से पुराने भी होंगे, तो बड़ा कहीं अपन भारत से आए हैं तो ये बोलते बोलते अपने अंदर का कॉन्फिडेंस डावाडोल होता था। होता कि नहीं होता था? हमारे नेता भी आ जाए तो ठीक है, आए तो आए, न जाए तो जाए, हमको क्या करना है। और अब कभी मालूम पड़ जाए मोदी जी आ रहे हैं तो क्या होता है, झूम उठते हैं लोग, आनंद से सरावर हो जाते हैं, स्वाभिमान के साथ मुस्कुराने लगते हैं, उत्साह और उमंग का एक झरना बहने लग जाता है। अब हम तो उस परंपरा के डब्बे हैं पीछे, वो इंजन तो वो चल रही है। ये मोदी जी के जमाने का समय है ना। राज्य के मुखिया का, राज्य की व्यवस्थाओं का, हमारी जो संघीय भारत की व्यवस्था है, और ये मेरे नहीं, हमारे लिए अतीत के काल से, जब देश और देश के नेता जिस हाल में रहे होंगे, उस हाल में उस देश की सदैव अपनी पहचान रही है। नेता का स्वाभिमान, नेता का नेतृत्व, नेता की गतिशीलता, उसके पीछे पीछे अपने आप सब पे उसका असर आता है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी हमारे नेतृत्वकर्ता आप और हम सबके इस रूप में ही है। उनको भी कम चुनौती नहीं होगी, जैसे आपके साथ भी चुनौतियां बहुत सारी अलग अलग स्थान पे रही, लेकिन आपने रास्ता निकाला, आपने मार्ग बनाया। इसी प्रकार से आपने जो बनाया, आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लेगी। कोई पेड़ लगाता है, फल कोई खाता है, लेकिन पेड़ लगाने के पीछे जो भावना रहती है वो फल में रस बन के निकलती है, वो मिठास देती है। तो ये जो हमारी सद्भावना है, ये अच्छा करने का जो संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि हमारे दर्शन में छिपी हुई है। कल हमारे राजदूत साहब से बात होकर ये बात निकली थी कि हमारे बीच में दुनिया के कई देश और कई संस्कृति है, उनकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, उनके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति दुनिया से हटके क्यों है, कैसी है? तो भारत की संस्कृति हजारों साल से कभी किसी देश पे आक्रमण करने की नहीं है। हमने किसी के देश की सीमाओं का समापन करके अपनी सीमा में मिलाने का कभी संकल्प नहीं किया। जो जहां है आनंद में रहे, जैसा रहे आनंद में रहे, लेकिन न तो कब्जा किया, न हड़पा, न लूटा, न खसोटा। लेकिन हमने अपनी बात कही कि हम अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस रूप में बढ़ना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ना चाहते हैं? तो बढ़ना चाहते हैं विश्व गुरु की तरह। और विश्व गुरु जब बोलते हैं तो जो समझते हैं वो समझते हैं। राजदूत साहब ने भी तुरंत सब पकड़ ली थी बात कि हमारे यहाँ गुरु कहते ही केवल हम अपने कर्मकांड से गुरु को नहीं जोड़ते हैं। गुरु का अगर संधि विच्छेद करो तो आगे वाला शब्द गु मतलब अंधेरा, और रू का अर्थ है प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग गुरु शब्द है। तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग मतलब भारतीय मार्ग है। तो हमारी अच्छाइयों को हम अपने प्रकाश से आलोकित करना चाहते हैं। तो आप तो खुद सूर्य देश में बैठे हो, इससे अच्छी क्या बात है। जापान का तो राज चिन्ह ही वही है, जिसके आधार पर हम अपनी संस्कृति को और नजदीक पाते हैं। मैं कल बता ही रहा था कि हमारा अशोक चक्र और यहाँ का जापान के झंडे में, के राष्ट्र ध्वज में लगा हुआ सूर्य चक्र, ये दोनों एक समानता है। सूर्य भी आलोकित रहता 24 घंटे। कोई कहता सूर्यास्त हो गया, वो हो गया, सूर्यास्त कभी नहीं होता, वो तो पृथ्वी की दिशा बदल गई। सूर्य तो जहां वहां आलोकित ही है। इसी प्रकार से अशोक के 24 चक्र 24 घंटे चलायमान दिखते, वो आलोकित ही होते, उनको कौन बिगाड़ता है, उनको कौन रोकता है। और उसी प्रकार से हमारे लोग भी आज के इस दौर में जब अपन यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में बात करते हैं तो भारत में भी वो सब संभावना लगी, वो सब बातें हैं। और आप देखो बदलते बदलते एकदम से कहां हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए, और 5वें नंबर पर आकर के अब हम सब किसी के लिए राह में मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर संख्या का, संसाधन का
व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ध्यान में तो आएगा ना कि हमारी इतनी बड़ी आबादी, इतने प्रकार की अनुकूलता है, उन अनुकूलताओं के बावजूद भी जैसे जापान के लिए बधाई देना चाहेंगे। आबादी कितनी है लेकिन आर्थिक व्यवस्था में कितनी अच्छी जगह पे। जर्मनी की आबादी कितनी है लेकिन आबादी की बजाय आर्थिक रूप से कैसे अच्छी जगह पे। तो हमारे लिए आज का समय इस रूप में है कि हम अब बदलते दौर में भारत की ताकत को भी पहचानें। तो ऐसा कहते हैं कि जब अगला कदम बढ़ाना रहता तो एक कदम तो जमाना पड़ता है, दूसरा उठता है। तो वह आपका कदम जमा रहे, मैं इसीलिए बोलने आया हूं कि आपका कदम हिलना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश या अपने देश से भी जुड़ा रहना चाहिए। हमारे लिए अगला कदम आपके माध्यम से आप जहां हैं वहां भी अच्छे से रहें, उस आनंद में भी रहें, इसमें कोई मना नहीं। यहाँ के प्रति भी वफादार रहे। यहाँ हमारा जो काम जमना चाहिए, लेकिन काम को फैलाना है तो हमारे लिए अब संभावना के लिए कहीं और दिमाग मत लगाना, केवल हिंदुस्तान में लगाना। ये निमंत्रण देने भी आया हूं, अपनी जड़ों से जुड़ने की तरफ चलना है और जड़ों से जुड़ करके हमको अपने देश की प्रगति से न केवल उसमें अपने योगदान देना है बल्कि भावी पीढ़ी को भी हमारे संस्कारों से समृद्ध करना है, उनको उस भाव से अपने साथ रखना है जिसके कारण से दुनिया में अभी कई ऐसे देश हैं जो भारत की ये छोटी छोटी बातों को भी समझ नहीं पाते। बहुत सारे प्रकार से भारत के ऐसे कई रहस्य, उसमें परिवार परंपरा भी है, कुटुंब परंपरा भी है, संस्कार परंपरा भी। इन सारी बातों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको भारी नहीं करूंगा। आप जरा आज विनोद के उसमें आए हैं, थोड़ा अपने लिए आनंद के लिए इस मौका का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आप मध्य प्रदेश में, जब मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आया हूं तो मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा कि पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से जो यहाँ आया है, तो मुझे लगता देर हो गई, थोड़ी माफी चाहता हूं और जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा है। तो जब यहाँ आए तो बहुत सारे प्रकार से आकर के काम किया है। एक काम ये भी किया है कि हमने कहा जापान के कई लोगों से, कई निवेशकों से बात करके ये भी बात हमने शेयर की कि भाई जापान में आर्थिक रूप से समृद्धि है, जापान की बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत सारे प्रकार से जीवन शैली अच्छी है, बहुत अच्छी संभावना भी है, लेकिन जो भारत की या मध्य प्रदेश की अच्छी संभावना है उससे तुलना करो तो एक दूसरे के पूरक है। हमारे पास आबादी है, यहाँ आबादी की कमी है, अच्छे तकनीकी रूप से दक्ष लोगों की कमी है, या तकनीकी छोड़ो तो सामान्य काम करने वालों की भी कमी है। तो हमारे पास में एक तो मेन पावर जो है, इस मेन पावर को केवल भाषा सिखा करके भी हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो जो अभी आपकी संख्या कम दिख रही है, लगभग 50,000 बताया मुझे, 50,000 है ना, तो 50,000 से कब 1 लाख हो जाएगी पता ही नहीं चला, और 1 लाख से 1 करोड़ हो जाए उसमें क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी कौन से एरिया में वो 7,000 वाला आबादी का सबसे बड़ा इलाका, खुश होते रहते हैं, है ना। तो ऐसे आज मैं जितने निवेशकों से मिला उनने सबने कहा कि साहब आप तो सब दूर से भेजो, जहां से भेज सकते हो, हमारे सब द्वीप में इतनी आबादी है तो मजा आएगा, कोई परेशानी किसी को नहीं है। क्योंकि ये भारतीय लोगों की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उनके जीवन में वो तन से, मन से और सब प्रकार से प्रसन्न रहने की कला उनको आती, तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। उस एडजस्ट होने की बात के आधार पर ही हर जगह उनका स्वागत होता है। मैं आज जब यहाँ आया हूं तो मान के चलो, जब मैं कोई बात कर रहा हूं तो जापान में आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, लगभग 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। ये भी सुन के आनंद आ गया। उसमें HCL, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, आयो, ये जो अपने मान के चलो कि कौन सी कंपनी अपने यहाँ कम पड़ रही है, लेकिन ये भारतीय कंपनियों से जुड़ करके भी यहाँ काम कर रहे हैं लोग। ये भारतीय कंपनियां तो है, इन्फोसिस, महिंद्रा, टाटा स्टील, तो ये भारत की जापान से, विदेश से अपनी जड़ों को जोड़ करके अब भारतीय कंपनियों भी मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बदल गई। और इसलिए वो गया जमाना जब हम केवल किसी और कारण से किसी और की तरफ देखते थे। हमको भी अपना गर्व होता है कि हमारे साथ जुड़ करके परस्पर एक दूसरे पे पूरक होकर के, एक दूसरे का साथ दे करके
इस तरह की ताकत हम बन रहे हैं। और खासकर जापान में भारतीयों के प्रवासियों के स्वामित्व वाले आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक और विनिर्माण में भी आपने अपना प्रमुख स्थान बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और आज भी मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसमें इन सेक्टर की संभावना भी मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश जब मैं बोल रहा हूं तो केवल मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश के बाहर वालों के लिए भी बोल रहा हूं। क्योंकि जब जापान में झंडे फहरा सकते हैं तो मध्य प्रदेश तो अपने देश का एक हिस्सा है कि नहीं। हमारे लिए मध्य प्रदेश की विशेषता है। मध्य प्रदेश पूरे देश का दिल है, और पूरे देश का दिल है तो वो हमारे जो अगर शरीर धड़कता है तो आप बताओ, शरीर से दिल निकाल तो धड़क सकता है क्या? ये निश्चित रूप से उसका हिस्सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, आज किसी भी राजमार्ग से जाओ तो हमारा मध्य तो मध्य में आएगा ही ना, वो उससे कैसे बाहर जा सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं ये केरल वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है जितना महाराष्ट्र वालों के लिए, और गुजरात वालों के लिए भी उतना ही महत्व का है। और कई कारण से आज के दौर में तो भारत और आनंद में डूबा है और उसकी आत्मीयता बढ़ रही है। आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमको जापान में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान देखो, आप अपने आप ही आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हमने क्या करा? हमने तो सब कानून कायदे का ही पालन करा। बदलते दौर में आज के समय में भारत अगर सीना तान करके खड़ा हो रहा है तो उसमें ये स्वाभिमान भी है कि हाँ, हम अपने सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन उससे बड़ी गर्व की और क्या बात है? उससे बड़ी गर्व की ये बात है कि अपनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने सबसे समृद्ध काल में जी रहा है। लोकतंत्र का मतलब शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी समृद्ध सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बना हुआ मंत्रिमंडल और समर्थ मंत्रिमंडल, जो अपने सभी समस्याओं को भी जानता है, समस्या के समाधान भी जानता है, और समस्याओं के समाधान के लिए निराकरण करने वाली सर्वोच्च न्यायालय संस्था है। उस संस्था की इज्जत बचाए रखने में भी हमारा लोकतंत्र सक्षम है। ये इतना बड़ा उदाहरण है, केवल आप में से कई लोगों की आंखों के सामने गुजरा होगा। बहुत कम लोग होंगे 20-30 साल से कम वाले, अधिकांश लोगों के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1984-85 में भी फैसला दिया था, लेकिन हमारी राजसत्ता कमजोर थी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदलना पड़ा था 3 तलाक वाले घटनाक्रम से। लेकिन आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो पूरे देश ने, क्या हिंदू क्या मुसलमान, मतलब कितनी अच्छी बात लगती है कि वो जो सज्जन जिनने 75 साल तक अयोध्या के खिलाफ, अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ा, और उनने एक ही शर्त रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो हम भी खड़े हो जाएंगे। और ये कितना अच्छा रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि वो खुद भी भूमि पूजन में मौजूद थे। जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में मुस्कुराए तब भी वो मौजूद थे। तो ये उनका मौजूदगी का जो कारण है, वो कारण क्या है? वो कारण अपने पूरे देशवासियों को गर्व करने का है। कई कारण से अतीत में कई बार इसी कारण से आजादी के बाद अपने बीच में धर्म के आधार पर झगड़े करवाए, जिन जिन के जो जो स्वार्थ थे उनके कारण कराए। लेकिन आज देश समर्थ होकर ये बात को समझ गया कि नहीं, हमको अपनी व्यवस्थाओं पे विश्वास करना है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया तो आप बताइए, कोई कील भी गिरी क्या? किसी को तकलीफ आई क्या? कभी भी कोई परेशानी आई क्या? इतना बड़ा देश, इतने प्रकार से उसकी चिंताएं रहती, लेकिन न केवल राम मंदिर में बल्कि कोविड के समय भी वही आनंद रहा। कोविड जैसे समय पे अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चैलेंजिंग था, लेकिन कोविड के समय में यहां तो लॉकडाउन नहीं हुआ। आप तो इतने समर्थ देश में थे, फिर भी यहां लॉकडाउन करने में भगवान की एक अलग कारण से बच गए, अलग बात है। क्वारंटाइन किया, कुछ आवश्यक सावधानी रखी, लेकिन जापान जैसे कम आबादी के देश में भी लॉकडाउन को लेकर के इसको छोड़ा गया था। जापान में लॉकडाउन नहीं हुआ, लेकिन भारत जैसे देश में आप बताओ, कोई सोच सकता था? और क्या क्या बंद नहीं किया। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूं कि भगवान ने अच्छा करा उस समय, लेकिन आपने बंद क्या क्या कर दिया। रेल बंद, बस बंद, सब प्रकार की व्यवस्था, आवागमन बंद। मैं मंत्री था उस समय, तो मैं भोपाल से
उज्जैन इंदौर निकलता, पूरा रास्ते पे सन्नाटा। शुरू शुरू में तो हमने भी बोला कि भैया चाय पोई की दुकान तो खुलवा दो, रास्ते में चले तो 4 घंटे तक कोई मतलब ही नहीं जाने आने का, पानी पिलाने वाला भी नहीं मिल रहा, कोई नहीं, सब साफ सुनसान सन्नाटा। ये जो हमारे सारे पहिए जाम, कोई कुछ नहीं। फिर 1 आध महीने 2 महीने बाद पहली बार देखा कि ट्रक से केवल जिनको अपनी परिवहन करना था उसको बड़ी मुश्किल से, वो भी केवल जीवन उपयोगी चीजों को लेकर के, और तो और आकाशवाणी के गाने तक बंद कर दिए। गाने में क्या दिक्कत थी, मैं तो आज तक नहीं समझ में आया। अरे गाने ही तो बज रहे थे रेडियो में भी वो बिल्कुल लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन तो पहली बार देखा कि जो जहां सब बंद कर दो। तो ये वाकई, लेकिन देश ने उतनी कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकाला। इतनी बड़ी आबादी को मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी का ये जो भाव था, बोलने वाले भले बोले जो बोलना हो, लेकिन ताली बजाई थाली बजाई पर सबको सुरक्षित तो रखा ना। हमारी तो कठिनाई ये थी कि इतने हॉस्पिटल ही हमारे पास नहीं थे, इस प्रकार के प्रबंध नहीं थे, तो करते क्या, कैसे बढ़ते। मुझे मालूम है कि मैं अपने प्रभार का जिला मेरे पास उज्जैन था, तो उज्जैन के आसपास का उदाहरण दूंगा तो पूरा प्रदेश समझ में आ जाएगा या देश समझ में आ जाएगा। अब उज्जैन हमारे संभाग के रीजनल स्तर पे जार साहब वो सेंटर में है। अब सेंटर में होने से हमारे जिले के जितने भी लोग हैं 90% सब उज्जैन में इलाज कराने आते थे। तो उनकी तहसीलों में कोई इसके प्रबंध नहीं थे कि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो वेंटिलेटर नहीं, बाकी व्यवस्था आईसीयू एक भी नहीं थे। अब जब हमको पहले दौर के बाद दूसरे में लगा कि और बढ़ेगा, फैलेगा, खतरनाक है, तो हमने कहा कि भाई जरा, मेरा एक मित्र विधायक थे महिदपुर में, तो हमने कहा आप भी अपने थोड़ा हॉस्पिटल के प्रबंधन कर लो टेम्परेरी। तो उन्होंने कहा यहाँ कोई बीमारी नहीं है, यहाँ कुछ होते ही नहीं है। क्यों? तो मैंने कहा मेरी जानकारी में था। मैंने कहा क्यों, महिदपुर में क्यों नहीं जरूरत है? बोले यहाँ कोई नहीं, यहाँ से जितने सब उज्जैन में भर्ती होते तुम पढ़ाओ वहां पे, हमको क्या लेने देना। मैंने, आप कल्पना करो विधायक साहब कि उज्जैन की बाउंड्री पर नो एंट्री का बोर्ड लगेगा और आपके मरीज को अगर महिदपुर से बाहर नहीं जाने को जगह मिली और वो तड़फ के मरेगा, तो आप उस दिन की कल्पना करो। तो बोले अच्छा ऐसा भी हो जाएगा क्या, उज्जैन में पूरी जगह भर जाएगी? क्योंकि अंदाजा ही नहीं था लोगों का। तो ये सब दूर हुआ था कि जहां कोई बस स्टैंड, उनके बस स्टैंड में था, हमने बस स्टैंड को आपातकालीन हॉस्पिटल के रूप में उसको, उनकी वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की लाइन वाइन डाल डूल करके वहां प्रबंधन कराया। कैसे करके भी जान बची। ये वो कठिन दौर था, अभी आज दोहराना थोड़ा अच्छा नहीं, लेकिन इतना ही कह रहा हूं कि ये बदलते दौर में भारत ने अपनी सब तरफ से अपनी सारी चुनौतियों को पार किया है। अब पार करने के लिए जब अमृत काल का संकल्प है माननीय मोदी जी का कि अपने लिए, अपनी पीढ़ी के साथ अपन ने जिस दौर में आए वो स्वाभिमान की दौर है, ऐसे में सब प्रकार के लिए, अब ये मैं आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से इनने बताया नहीं, कई सारी चीजों में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मध्य प्रदेश की यूनिट ने आज अपने यहाँ जापान के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे धनी आदमी, क्या नाम था उनका, है यूनिक है ना। अब वो 75 साल की उम्र में भी, हम कोई कारण से लेट हो गए तो 40 मिनट भी लेट होकर के, लेकिन वो मिल के गए और बाकायदा होमवर्क करके आए थे। वो इतने पक्के वाले थे कि वो रेडीमेड गारमेंट्स का उनका पूरे देश में, दुनिया में बड़ा कामकाज है। और चूंकि उनने अपने ढंग से सबका अध्ययन किया, चीन जैसी जगह पे भी उनके 3000 से ज्यादा आउटलेट, उनके बहुत सारी प्रकार की दुनिया भर में बड़ा उनका अपना कामकाज फैला हुआ है। फिर उनने और बताया कि मेरे एक साथ वाले, उनका भी ये काम है, लेकिन वो थोड़ा सा केमिकल के और दूसरे काम भी कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। बोले मुझे इस बात का भरोसा है कि इसमें सबसे अच्छी संभावना भारत में और मध्य प्रदेश में। तो मैं आपके यहाँ के बारे में विचार कर रहा हूँ, तो मैं तैयारी करके आया हूँ, होमवर्क करके आया हूँ। हमारे से ज्यादा वो जान रहे थे हमको। फिर हमारे लोगों ने अपनी बात करी, समझाने का प्रयास किया। अब जब उनको एक बात पूरी समझ में आई और उस पर तो पहले ही हमसे ज्यादा समझ के वही तैयार बैठे थे। फिर हमारे पीएस ने कहा कि जरा वो साथ में एक और आए, वो केमिकल का काम करते हैं, तो इनने कहा जरा केमिकल पे भी हमारी पॉलिसी है ये वो। तो उनने रोक दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, एक जगह से ध्यान मत भटकाओ, जिधर आ रहा उधर ही आने दो, पहले इसी पे चलो, दूसरा धाई में मत करो। ये बिजनेस का तरीका है।
इसको अपने यहाँ बोलते हैं ना, आधी मिले न पूरी, क्या बोलते हैं, आधी मिले न पूरी पावे। मालूम पड़ा कि जो है वो भी जाएगा। तो बोले आप तो एक ही लाइन पर हो, जो हो सकता है उसी पे बात करो। तो जो वो 75 साल की उम्र में भी अभी इतने उत्साह और उमंग के साथ भरे पड़े और अपने देश की इन सारी बातों को जानते समझते हुए व्यापार व्यवसाय के रास्ते निकाल रहे हैं, तो अब उस उम्र वाले भी निकाला तो अच्छी बात है, पर बाकी लोग तो अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि ना आना चाहिए। इस उम्र में तीसरे देश जाकर के वहां अपनी बिजनेस की संभावना ढूंढ के खड़े हो रहे हैं और इस बात में विश्वास कर रहे हैं। तो आज अपने बीच में एक इतना अच्छा मौका है कि जब हम अपनी सारी पॉलिसियों को बता रहे हैं। अब ये बताओ, कभी रेडीमेड गारमेंट्स की पॉलिसी का अकेले मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी आप में से यहाँ जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ये बहुत धनी देश है, संपन्न देश है, सक्षम एजेंसियां है, लेकिन आपको कोई यहाँ किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो प्रति व्यक्ति सरकार के द्वारा इंसेंटिव कोई पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, सरकार के द्वारा किसी भी एजेंसी को, किसी व्यक्ति को मिल रहा है यहाँ पे। आप तनख्वाह पारोगे 15,000, 20,000, 50,000, तो लेबर को लेती है ना। देखो अब आपको मैं बता रहा हूं, अपने यहाँ भारत में मध्य प्रदेश के अंदर अगर अपना कोई परिवार का बच्चा रेडीमेड गारमेंट्स, अकेले उज्जैन के उदाहरण देता हूं, ये हमने प्रदेश भर में किया है, वो रेडीमेड गारमेंट्स पे कपड़े को केवल सिलाई मशीन पे सीने के लिए बहनें आएगी काम करने, तो मान लो 12,000, 15,000 तनख्वाह है, तो मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपया प्रति लेबर को 10 साल तक देने की गारंटी दे रही। काम कर रहे हैं फैक्ट्री वाले के यहाँ, पैसा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। फैक्ट्री वाले का काम, फैक्ट्री का वो अपना प्रोडक्शन से, उत्पादन से कमाए खाए, वो अपना काम करे, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे रोजगार परक इंडस्ट्री चलाए। इसके पीछे भाव क्या है कि केवल मशीनीकरण से काम नहीं चलेगा, मशीनीकरण के पहले रोजगार चाहिए। तो रोजगार परक ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए ये सेक्टर में बता रहा हूं, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स में, और केवल इसमें 5,000 रुपये लेबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम वो जमीन की रजिस्ट्री करा रहा इंडस्ट्री की, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट दे रहे हैं। बिजली अगर कमर्शियल 8 रुपए में पड़ रही तो हम 10 साल तक 4 रुपए में दे रहे हैं। एक से सब मिला करके वो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में 200% की छूट दे रहे हैं, 100 तो कम पड़ रहा है। अब बताओ, इससे बड़ी कोई बात होगी क्या? तो आज के समय में लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक उदाहरण बताया, ऐसे सब प्रकार की चीजें मैं बहुत सारी बता सकता हूं। तो ये वर्तमान के समय में हमारे पास जो हाथ में है, उस हाथ में होने से ज्यादा अपने दिमाग में है। तो दिमाग का उपयोग करते करते, हल्दी तो ज्यादा ही खाते, भारतीय सबको समझ में आती है, पेट भी सही रहता, दिमाग भी चलता है। ये अपने आयुर्वेद का नुस्खा घर पे जो आता है, परमात्मा की दया से बदलते दौर में ये सारी बातों की बहुत अनुकूलता है। ऐसे हर सेक्टर में कोई सेक्टर नहीं बच रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में अब हमने तो ये प्लान कर लिया है कि हमारे, आपको एक आंकड़ा बताऊंगा अभी, जिसपे हमने टेंडर लगवा दिया। हमारे पास 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लेकर 2004-5 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही। तो कुल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे। कितने थे? 5। लेकिन जैसे हमारी सरकार 3-4 बनी, पहले उमा जी की, फिर बाबूलाल गौर की और बाद में शिवराज जी की, तो हमने ये 20 साल, मतलब 2023 में जब मेरी सरकार, अपनी ये सरकार ने दायित्व लिया, तो इसमें 14 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए और 13 प्राइवेट हो गए। तो 14 और 13 कितने हो गए? 27, और 3 हमने लोकार्पित कर दिए। तो ये एक तरफ पूरे 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, और कहा 20 साल में 30 मेडिकल कॉलेज, और 30 के बाद अभी हमने प्राइवेट पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज लगवाए। तो उसमें नियम ये बनाया कि हॉस्पिटल हम दे देंगे, मेडिकल कॉलेज वो डाल दे। तो जो प्राइवेट पीपीपी मॉडल डालेगा तो 24 मेडिकल कॉलेज 2 साल के अंदर हो जाएंगे। तो अकेले मध्य प्रदेश में हमारे पास 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो आप बताओ, 22 साल में 50 मेडिकल कॉलेज और 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। अब दोनों का तालमेल करके देखो। और ये एक सेक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर बता सकता हूं। हमारे यहाँ बिजली, अब बिजली के लिए अपनी बात निकलती है, तो बिजली के एक 5 हाउस पावर पे कनेक्शन पे हमको 53,000 की सब्सिडी देना पड़ती। किसान से 7,500 लेते हैं।
हमने कहा ये 2-3 साल में वो 7.5 भी नहीं लेंगे, बल्कि सोलर पंप पूरा दे देंगे, पूरा तुम बिजली फ्री रखो, बल्कि मीटर लगा लेंगे। आपके पास ज्यादा आए तो सरकार और खरीद लेगी। अब इसके 2 फायदे क्या होंगे? एक फायदा क्या होगा कि जो हमारी सब्सिडी हर साल जाती है वो बंद हो जाएगी, किसान अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो इसके चक्कर में हमारी सरकार का लगभग 15,000 रुपए प्रति साल का जो लॉस होता है वो बजट में वो बच जाएगा। तो कुल मिला के कदम कदम पर इतनी सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, इतनी सारी संभावना है। तो मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर ये व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी, आपके परिवार में भी बदलाव आने की दृष्टि से भी, बदलते समय में हम सब इनको खुली आंखों से देखें, इसको लागू करें। और इसीलिए आज अपने इन सब बातों को लेकर के अब लीडरशिप का भी काम बदल गया। केवल नेता बनकर के हम हाथ हिलाएं, भाषण दे के चले जाएं, ये समय नहीं है। माननीय मोदी जी के समय का सदुपयोग करना है। तो आज अपने पास दिन भर में इन्होंने भी मेरी बिल्कुल आज मान के चलो कि चाय पानी के लिए भी नहीं छोड़ा, सुबह से रगड़ रगड़ के इतना जबरदस्त खींचा है। लेकिन इसका भी सुख है कि जब हम लीडर बनते हैं तो माननीय मोदी जी को देखना पड़ता है। आदर्श कौन है? मोदी जी है। और जब मोदी जी आदर्श बनते तो हमारे को अपने देश पे गर्व होता है। तो जब अपने लिए कोई नेता नेतृत्व करने वाला इतना सेक्रीफाइस करता तो बाकी को प्रेरणा मिलती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम भी अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर बदलते दौर में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन देश तो आगे बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो हम में से सब मिलकर के अपने देश के लिए भी और जहां रहे उसको भी बढ़ाते रहो, जापान को भी आगे बढ़ाओ, अपना देश भी आगे बढ़े। ये शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।